दोस्तों GTA 5 को आए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। हालांकि उसका ट्रेलर अगर देखा जाए तो 2011 के वक्त में रिलीज किया गया था, जिसके 2 साल बाद में GTA 5 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था। अब यहाँ पर रॉकस्टार के ही डेवलपर्स का कहना है कि आप लोग अगर GTA 6 का वेट कर रहे हो तो उसके ट्रेलर का वेट आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2023 के एंड में यानी कि दिसंबर के वक्त में ही इसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि GTA 6 कब तक ऑफिशियली लॉन्च होगी। मतलब अगर 2011 में GTA 5 का ट्रेलर आता है, उसके 2 साल बाद उसको रिलीज़ किया जाता है, तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि शायद GTA 6 भी 2026 तक आएगी। मतलब कि इतना लंबा इंतज़ार करवाया है GTA 6 ने कि कोई बंदा जब अपने स्कूल टाइम में GTA 5 खेला होगा, आज वो अच्छा खासा मतलब उसके बच्चे खेलने लायक हो गए होंगे GTA 6, तो इतना वेट करवा डाला। दोस्तों रेड शीर की एक रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया है कि भैया बहुत ज़्यादा इंडियंस अब शॉर्ट रील और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जो हो गए, मौज हो गया, रपोसो हो गया, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में मंडे रहते हैं, लगे रहते हैं और देखते रहते हैं अपना टाइम ख़राब किस तरीके से किया जाता है। वो एक शॉर्ट वीडियो देखते फिर दूसरी देखते, और इस तरीके से करते करते भैया बड़ी वीडियो पे तो वो उतना टाइम नहीं गुजारते, लेकिन शॉर्ट वीडियो पे वो 1 घंटा 20 मिनट तक गुजार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 में से 1 इंडियन डेली 1 घंटा 20 मिनट सिर्फ इन्हीं शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे गुजार देता है, जिसके बारे में उसको मालूम तक नहीं चलता कि उसने इस दिन का इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और ये काम करवाता है उनसे इन प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम, जो कि इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि मान लो अगर आपने कोई हंसी वाली वीडियो देख ली और आपने उसको रिपीट करके देखा, तो भैया अगली सारी वीडियो फिर हंसी मजाक की होगी। एक आध वीडियो बीच में वो ट्राई करने के लिए दे देंगे कि देखते हैं इस बंदे को ये वाली वीडियो पसंद आती नहीं आती, और वो पसंद आ गई, वो आपने 1-2 बार देख ली, फिर उस तरीके की और वीडियो वो आपको भेजने लग जाता है। तो ये एल्गोरिथम को जिस तरीके से बनाई गई है, जो आपके माइंड को रीड कर जाती है कि इस बंदे को पसंद क्या आ रहा है। दोस्तों इंटरनेट हमारे फ़ोन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कंप्यूटर के लिए तो पूछो मत। मतलब कंप्यूटर बिना इंटरनेट के ऐसा है जैसे कि कोई डेड बॉडी पड़ी हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 करोड़ लोगों का इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ का जो सेकेंड बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसका नाम है ऑप्टस, उसकी बत्ती गुल हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे भैया बत्ती गई तो गई कहाँ, जिसके बाद में उसको रीस्टोर करने में उनको 5 से 6 घंटे लग गए। और इन 5 से 6 घंटों में लोगों के पास में ना किसी को कॉल करने की कोई सर्विस मौजूद थी, ना ही इंटरनेट मौजूद था उस ऑप्टिमस सिम का। हाँ, अगर कोई सेकंड सिम होगा तो शायद उससे बात हो जाएगी, लेकिन जिसके पास में सिंगल सिम था उसकी तो बत्ती पूरी ही गुल हो चुकी थी इंटरनेट और फ़ोन करने की। दोस्तों फिल्म पुष्पा की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की इस वक्त में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि डीप फेक से बनाई गई है। और इससे पता लग जाता है कि डीप फेक कितना ज़्यादा डेंजरस है। इसके बारे में एलोन मस्क ने पहले ही कह रखा था कि डीप फेक एक ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिससे कि युद्ध भी छिड़ सकते हैं। किसी ने बराक ओबामा की डीप फेक की वीडियो बनाई थी, जो कि एग्जैक्टली ओरिजिनल लग रही थी, जिसके बाद में मतलब एलोन मस्क ने इस पर कमेंट करते हुए बताया था कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर रश्मिका मंदाना की ये वीडियो आने के बाद में हम सभी को बड़े अच्छी तरीके से मालूम चल जाता है कि भैया ये कितनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इससे कि इस टेक्नोलॉजी का कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, लेकिन वो मिसयूज़ उस बंदे को अगर पकड़ा जाता है तो 3 साल की जेल भी करवा सकती है, क्योंकि IT एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 66D के अंदर भैया 3 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर कोई पकड़ा जाता है डीप फेक या फिर इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हुए। दोस्तों चाइना दुनिया की सबसे बड़ी डेप्ट कलेक्टर कंट्री बन चुकी है। मतलब वो सबसे ज़्यादा ब्याज खाने वाली कंट्री, उन्होंने सबसे ज़्यादा उधार दे रखा है सारी दुनिया को, जिससे कि वो ब्याज काफ़ी ज़्यादा खा रही है। इनका जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव था, उसके अंदर इन्होंने बहुत सी कंट्री को अपने डेप्ट ट्रैप में फंसा रखा है। अब यहाँ पर अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने 165 कंट्रीज़ के अंदर अपने 21,000 प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जिसके अंदर इन्होंने उन कंट्रीज़ को फाइनेंस किया है कि भैया पैसा हमारा है, काम हम करवाएंगे, बस वो पैसा आप ब्याज समेत हमको वापस कर देना। तो भैया ये अच्छा खासा तगड़ा ब्याज खा रहे हैं। इन्होंने ट्रैप में फंसा रखा है बहुत सी कंट्रीज़ को, जो शायद कुछ दे पाएंगी, कुछ नहीं दे पाएंगी। जो कुछ नहीं दे पाएंगी उनसे ये उनकी ज़मीन लीज पे ले लेंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो
वो निकाल के अपनी कंट्री में ले जाया करेंगे। दोस्तों इस दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैले जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे मिसाइलें दाग रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब इसी बीच में इजराइल हमास का युद्ध हुआ जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मिसाइलें चल रही हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर किसी तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भैया अब दिल्ली एनसीआर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर बम फोड़ने बैन हो चुके हैं। पटाखे अब पूरी तरीके से बैन है, आप दिवाली पे नहीं फोड़ सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे दिवाली पे। ये एक लाइट का त्यौहार है, तो आप दिए जलाओ, लाइट जलाओ और दिवाली मनाओ और पटाखे मत फोड़ो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पूरे इंडिया के अंदर इसको बैन कर दिया गया और बताया गया है कि ये सभी इंडियंस का फर्ज है कि आप पटाखे ना फोड़ो दिवाली पे। दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को अब वापस अफगानिस्तान के अंदर भगा रहा है कि आप हमारी कंट्री के अंदर नहीं रह सकते हो, क्योंकि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो बहुत ज़्यादा अफगानिस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे। ऐसा बताया जाता है कि करीबन 30 लाख अफगानिस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे, जिसमें से 17 लाख इन्होंने लास्ट वीक तक अब तक वापस अफगानिस्तान के अंदर डिपोर्ट कर दिए हैं कि भैया हमारी कंट्री के अंदर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ के थे वहीं पर जाओ। ये देखकर ईरान ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है, तो अब काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो रही है अफगानिस्तानियों के साथ में कि उनको वापस उनकी कंट्री में एक तरीके से धक्का दिया जा रहा है। सो भाइयों मैं वापस आ चुका हूँ केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें देखी, ठंड देखी, बर्फ़बारी देखी और एक और चीज़ कुछ बुरी चीज़ें भी देखी जो बताऊंगा कुछ टाइम बाद।